तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन बैच फिजिक्स तक 9। तो इस बैच में हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट। और इसके प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी करंट्स के कई सारे टॉपिक्स का हमने केवल फॉर्मूला बताया था आपको। और आज के टॉपिक में हमारा सारा डेरिवेशन हो जाएगा। ये डेरिवेशन सारा बहुत एकदम शॉर्ट वे में होगा और एकदम इफेक्टिव तरीके से होगा, जो एग्जाम में हिट करते हैं बोर्ड एग्जाम में। और इनके जो रिजल्ट होते हैं वे हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी कारगर होते हैं। तो हमें इनका डेरिवेशन का स्टेप भी देखना है और इनका रिजल्ट को भी किसी तरीके से याद करना होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं आज के टॉपिक में हमारे न्यूटन बैच में इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट में ये सारे टॉपिक हमने इसमें ऐड किया है। जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड करंट आई, ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, and electric resistance, electric current density, electrical conductance, specific resistor or resistivity and carbon resistor। तो इतने सारे टॉपिक्स हमने इसमें आज के स्लाइड में ऐड किए हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है। इनको कहते हैं हम हिंदी में वैद्युत चालन कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्शन, या उसे हम वैद्युत चालन कहते हैं। अब किसी मटेरियल में हो गया हमारा तीन टाइप का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और तीनों मटेरियल में कंडक्शन हो सकता है, तीनों मटेरियल में कंडक्शन होता भी है। जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन हमने पहले किया सॉलिड में जितने भी मेटल होंगे, जो भी मेटल होंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इंसुलेटर होंगे, कुचालक होंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें नहीं होते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं होता है। तो सॉलिड में जितने हमारे सारे मेटल हैं, सारे मेटल्स में पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं दैट मींस उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा। तो रिजल्ट यही है, सॉलिड्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब स्टूडेंट लिक्विड में भी करंट फ्लो होता है, लिक्विड में भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। जैसे हम जानते हैं वाटर या कोई इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हो, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड हो, या कोई साल्ट सॉल्यूशन हो, तो लिक्विड में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है या कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, वो ड्यू टू आयंस होता है, ड्यू टू आयंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है लिक्विड में, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा बिल्कुल भी नहीं। अब देखते हैं गैसेस मीडियम में। तो गैसेस मीडियम में स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई वोल्टेज गैसियस मीडियम में अप्लाइड कर दी जाती है तो गैस के पार्टिकल आयोनाइज्ड हो जाते हैं, या फिर अगर गैसियस मीडियम में अगर हम हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल या हीलियम आयन को इंसिडेंट कराएं, तो गैस पार्टिकल से वो कोलाइड करके गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देती हैं। अब जो आयन बनता है गैसियस मीडियम में, उसी आयन की वजह से गैसियस मीडियम में भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो रिजल्ट यही है, गैसियस मीडियम में भी जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा वो आयन की वजह से होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर ये भी है कि अगर मान लीजिए दो प्लेट है, इनके बीच में एयर या कोई गैस मीडियम रखा हुआ है और इनके बीच हाई पोटेंशियल यहाँ अप्लाइड कर दिया गया है, इनके बीच हाई पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाइड कर दिया गया हो, वो कई हजार वोल्टेज का पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया गया हो दोनों के बीच में, हाई पोटेंशियल, तब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होगा, प्लेट टू प्लेट की तरफ जाएगा। सॉरी, हमने दोनों नेगेटिव कर दिया है, एक को हम नेगेटिव करते हैं, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल भरे, नेगेटिव पोटेंशियल, इनके बीच में हजार वोल्टेज का या मतलब कई हजार वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाई वोल्टेज का अप्लाई किया गया है, तो होगा क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होने लगता है नेगेटिव प्लेट से। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये चिंगारी के रूप में दिखाई देगी, चिंगारी के रूप में, स्पार्किंग जिसको कह सकते हो। ठीक है, तो अब स्पार्किंग की वजह से या इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से कंडक्शन यहां पर हो जाएगा गैसियस मीडियम में। लेकिन अगर हम इनका जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर को और कम कर दें तो कंडक्शन घट जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, दैट मीन्स कंडक्शन कम हो जाएगा।
अगर हम प्रेशर को एकदम मिनिमाइज कर दें, लगभग जीरो कर दें, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्शन सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसियस मीडियम में। अब हम आते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इसमें ये होता है जब किसी मेटल पे, जब किसी मेटल या किसी वायर के दोनों टर्मिनल पर, वायर के दोनों टर्मिनल पर या मेटालिक बॉडी के दोनों टर्मिनल पर एक हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो होता क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, मेटालिक वायर है, सिलेंड्रिकल है, और इनके दोनों एंड पर हम एक हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। दैट मींस हम इनको अगर मान लीजिए ये वोल्ट एक्सटर्नल सेल है, बैटरी है, वी वोल्ट की, ये माइनस ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ होगी और इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस तरफ से मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जिस वेलोसिटी से अब मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, दैट पार्टिकुलर स्पीड या दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करने के बाद जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे सबका जो फ्लो होगा वो लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर। ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप सीधा यही कह सकते हो कि जब किसी मेटल के टर्मिनल पर हम एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी अटेंड करता है, जो वेलोसिटी गेन करता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, उसी वेलोसिटी को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन लगभग स्ट्रेट लाइन या एक लाइन में फ्लो करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में। अदरवाइज वो सबका जो मोशन था वो जिगजैग टाइप का था, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, लीनियर होता है। ऐसे किसी मेटल बॉडी में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है समथिंग ऐसे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जैसे इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड किया, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो जिगजैग इस तरह से मोशन कर रहे थे, रैंडमली मोशन कर रहे थे, सब क्या हो जाएंगे? सब लीनियर मोशन करेंगे, एक वे में, एक डायरेक्शन में, और पार्टिकुलर एक स्पीड से, वही दैट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिराइव करते हैं तो ये होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मेटल है तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, तब भी उस मेटालिक सीट में या मेटालिक बॉडी में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते रहते हैं। अब उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। हर एक इलेक्ट्रॉन का वो डिफरेंट होगा, किसी का U1, किसी का U2, किसी का U3। तो जैसे इसके बीच में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, तुरंत ही एक वीडी वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगा देंगे, न्यूटन बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो अगर हम सारे इलेक्ट्रॉनों का निकालें तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू U1 वेक्टर U1 प्लस वेक्टर U2 डॉट प्लस वेक्टर UN अपॉन n प्लस ए यहाँ टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट टाउ n, ये ए कॉमन रहेगा अपॉन में n। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हाँ, ये जो हमने V1, U1, U2, U3 डॉट U1 हमने कंसीडर किया है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो थर्मल वेलोसिटी है वो है इनिशियल वेलोसिटी, और इन सब की जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0 आएगी। तो देयरफॉर यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी V इज इक्वल टू, इसको 0 कर देते हैं, 0 छोड़ देते हैं, प्लस में आ जाएगा a, और ये सबका जो एवरेज होगा इसको हम टाउ को रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, तो a टाउ आ जाएगा, a टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो दैट मींस vd इज इक्वल टू मिल गया a टाउ, vd इज इक्वल टू a इनटू टाउ। टाउ यहाँ पर होगा टार्क, मतलब यहाँ होगा रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हम ये जानते हैं f इज इक्वल टू होता है q इनटू e होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो f E is equal to E into E हो जाएगा। एंड वी नो दैट F is equal to ma is equal to E into A। यहाँ से एक्सेलरेशन A को फाइंड कर लेंगे तो E अपॉन में m आएगा। अब यही एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is equal to A की वैल्यू रखेंगे E बाई m इंटू टार्क टाउ। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला मिल गया। इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलेशन भी इनको कहा जाता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं Vd इज इक्वल टू E V अपॉन में L इंटू टाउ बाई m। क्यों? क्योंकि E बराबर होगा हमारा V अपॉन में L होगा, L इज द लेंथ ऑफ द इनका वायर का।
तो हमारा फॉर्मूला अरेंज होकर बन गया वी डी इज इक्वल टू ई टार्क वी अपान एम एल। यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। शॉर्टकट में लेंगे वी डी इज इक्वल टू ई टाउ वी बटे एम एल। ठीक है, तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड करंट आई। करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उनको ड्राइव करते हैं, देखते हैं। तो हम मानेंगे एक सिलेंड्रिकल वायर है जिनका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? स्मॉल एन है। अब हम मान लेंगे इनके क्रॉस सेक्शन का डेल्टा एक्स भाग को ये वाला है और इनके बीच में एक एक्सटर्नल पोटेंशियल वेक्टर, एक्सटर्नल पोटेंशियल भी अप्लाइड किया गया है। और ठीक है, जिससे इसमें जो इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे, हमें करंट निकालना ही है, तो करंट निकालने के लिए पहले क्या करें? हम चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज Q इज इक्वल टू या डेल्टा Q इज इक्वल टू, हम जानते हैं N इंटू E होता है, लेकिन यहाँ पर N जो है चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अब हमें डेल्टा एक्स वॉल्यूम में कितने होंगे? तो डेल्टा एक्स वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ हो जाएगा, यहां पर हमें Q इज इक्वल टू एन ए लिखेंगे ये। तो अब हम n की वैल्यू लिखेंगे, n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n a इंटू डेल्टा एक्स, ये होगा वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम किसका वॉल्यूम? यहां से यहां तक के वायर का वॉल्यूम है। तो अगर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है तो इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये कैपिटल N की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू एन ए डेल्टा वी इंटू वी। ये नहीं है, ये बस ऐसे लिखा गया। ठीक है, तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू मतलब चार्ज जितने ट्रांसफर हुए, जितना चार्ज यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ है, हमें निकालना आई। आई इज इक्वल टू हम जानते हैं डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा टी होता है। डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे एन ए डेल्टा वी। डेल्टा वी कहाँ से आ गया यार? ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स ई अपान में डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी जो है ना, ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई। अरेंज कर लो, आई इज इक्वल टू ए पहले लिखो, फिर एन, फिर ई, फिर वी डी। फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। यही रिलेशन बिटवीन करंट आई और वी डी का। तो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ई वी डी स्टूडेंट। ये फॉर्मूला भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के बेसिस पर हमें ओम्स लॉ को यहाँ पर डिराइव करना है, या डिराइव करना है इनको। तो देखिए ओम्स लॉ जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी भी कंडक्टर, किसी मेटल के सारे फिजिकल क्वांटिटी या सब कांस्टेंट रहे, जैसे टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मेटल का, कंडक्टर का अगर कांस्टेंट रहे तो हम जानते हैं उस पर जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा और उसमें फ्लो होने वाली करंट, दोनों का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ होता है, बट हमें यहाँ ओम्स लॉ को इनके फॉर्म में प्रूफ करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके। तो हम लिखेंगे ऐसा है, वी नो दैट वी नो दैट क्या? वी नो दैट हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीटी इज इक्वल टू होता है ई टार्क वी अपान में एम एल। ये जानते हैं भाई, हमने जाना, इसके पहले यहाँ से वी निकाल दो। तो कैपिटल वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी एम एल अपान में ई इंटू टार्क। ये फॉर्मूला बन गया, पहला इक्वेशन मान लो। फिर लिखेंगे अगेन वी नो दैट आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये भी हम जानते हैं, अभी डिराइव किया गया। और v अपान आई दोनों को डिवाइड कर दो, v अपान आई इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो आएगा वी डी एम एल बाई ई टार्क अपान ए एन ई वी डी। वी डी यहां से कैंसिल कर देंगे तो v अपान आई इज इक्वल टू जो बचेगा एम एल अपान ई टाउ ए एन ई। अरेंज कर लेंगे तो आएगा एम एल अपान में ए एन ए स्क्वायर टाउ। यहाँ टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है वो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमारा रिजल्ट हो जाए v अपान आई इज इक्वल टू आ गया एम एल, ये क्या है, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वायर का मास नहीं होगा,
mAl अपान में ANE स्क्वायर टार्क, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, कांस्टेंट है। A क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। लेंथ भी कांस्टेंट, मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट करना है यहाँ। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। टार्क टाउ रिलैक्सेशन टाइम ये भी कांस्टेंट है। अगर सारी वेरिएबल सारे यहाँ टर्म कांस्टेंट है, दैट मींस v अपॉन i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा प्रभु। अगर ये कांस्टेंट आ गया तो यही तो ओम चाचा का नियम है, यही ओम्स लॉ है। हम लिख सकते हैं आगे v अपॉन i इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज ओम्स लॉ। ये प्रूव्ड हो गया किसके अकॉर्डिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बिहाफ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है, यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ओम्स लॉ हो गया। अब हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारा जो आर आया ना, इसी आर को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपने कक्षा 10th लेवल में पढ़ा होगा कि करंट के मार्ग में, करंट के रास्ते में जो रुकावट डालते हैं, जो फैक्टर रुकावट डालता है, रोकता है, उसे क्या जो रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, उसे क्या बोलते हैं, उसी फैक्टर को बोलते हैं। और रेसिस्टेंस इसका यूनिट क्या होता है, ओम्स होता है। ठीक है, अब ये आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू रो वाला पानी आपने पढ़ा है, वो कहां से आया है, वो इन्हीं फार्मूले से आया, ओम्स लॉ वाले फार्मूले से, जिसको हमने ड्राइव किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फार्मूले से। तो यहाँ से स्टूडेंट हम निकालेंगे आर, जब आर आ जाएगा तब रो निकालेंगे। रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा देखिए, सॉरी हाँ ये हो जाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी भी यहाँ हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाएगा, करंट डेंसिटी भी हो जाएगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लास्ट में करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे किसको, आर को। आर यहाँ क्या है, रेसिस्टेंस है। इनका हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, इनका एक्सप्रेशन कितने के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया है v अपन i इज इक्वल टू आर, तो यहाँ जो रिजल्ट आया है आर, इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को, स्टार को और इसको मान लो स्टार और इसको मान लो स्टार डैश। अब इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आर की वैल्यू यही वाली होगी। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि ऐसा है कि r इज इक्वल टू, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड स्टार डैश, r इज इक्वल टू आएगा कितना, वही लिख देते हैं ml अपान an स्क्वायर ANA स्क्वायर टाउ। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब हम देखते हैं और कौन से फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल वेरिएबल को कांस्टेंट हो सकते हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट m जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एकदम कांस्टेंट रहेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे ऐसा है r इज इक्वल टू l और a को छोड़ देंगे, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को। तो यहाँ हो जाएगा l बाई a कर लो, l अपान में a। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इनके जगह पर क्या करेंगे, रो। फॉर्मूला बन गया r इज इक्वल टू रो l अपान में a, वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी और इनका यूनिट होगा क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अब रो किसके जगह पर लिखा गया है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो रो इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा m अपान n e स्क्वायर टार्क। रो इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा रो का। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारा रेसिस्टिविटी हो गया या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया, और ये हमारा पूरा ओम्स लॉ हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर एक और टॉपिक आया है कि इलेक्ट्रिक, हाँ करंट डेंसिटी, इनको देख लेते हैं। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को अगर हम देखें ऐसा है, करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं J से, J बराबर होता है I अपान A। क्या होता है, I अपान A। इसको कह सकते हैं करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। जैसे अगर हमारे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनका A है, इसमें करंट जा रही है, I पास हो रही है, फ्लो हो रही है, तो इनका जो करंट डेंसिटी होगा J इज इक्वल टू क्या होगा, I अपान में A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू I अपान में A। अब एक यहाँ पर और टर्म को हमने ऐड किया है करंट डेंसिटी के बाद, हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G बराबर होता है 1 अपान में रो। द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, और ये हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया, और या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी हो गया। एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, होता है सिग्मा, या हाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस
ये सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 में रो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में रो। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है किसी भी मेटल का, वो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल वैल्यू होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस तरह से हमारा क्या नाम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। अब एक फार्मूला और होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इनको प्रूफ कर देते हैं। ये एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये एक फार्मूला होता है। इनको देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें इनको प्रूफ करना है J इज इक्वल टू सिग्मा ई को, तो हम पहले लिखेंगे ऐसा है, वी नो दैट J इज इक्वल टू क्या होता है आई अपान में ए, J इज इक्वल टू आई अपान में ए, ठीक है। और हमें यहाँ लाना है, हाँ और एक मिनट, यहाँ पर एक फॉर्मूला और यहाँ पर हमने ऐड करना पड़ेगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई को प्रूफ करने के लिए। तो जो रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी यहाँ पर हमने रो लिखा है, रो इज इक्वल टू इतना होता है, बट रो का एक फॉर्मूला और होता है, रो इज इक्वल टू होता है ई अपान में जे। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इनका एक फॉर्मूला ये भी होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हमें ये प्रूफ करना J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो हम देखते हैं, लिखेंगे ऐसा, वी नो दैट रो इज इक्वल टू ई अपान में जे, रो इज इक्वल टू ई अपान में जे, और रो इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपान सिग्मा, सॉरी रो इज, हाँ अगर सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान में रो है, दैट मींस रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान में सिग्मा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 अपान में सिग्मा इज इक्वल टू ई अपान में जे। तो हमें यहाँ पर लाना क्या है जे बराबर, ठीक है, क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर दो, जे बराबर हो गया सिग्मा इंटू ई, इनका एक रिलेशन ये भी हो गया। इसको भी क्या कहते हैं ओम्स लॉ, क्या कहते हैं ओम्स लॉ भी इसको भी कहते हैं। ये हमारा जे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है करंट डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है, ये पूरा जितना हमने कंटेंट आज लिया था लगभग सारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट देखते हैं हम कार्बन रेसिस्टेंस, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका एक फॉर्मूला बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। तो देखते हैं, तो इसमें देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन रेसिस्टर्स। ये क्या होता है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक डिवाइस में अगर हम देखें तो हमें बहुत रेसिस्टर का भी यूज करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ज्यादातर हमको मिली ओम से लेकर के मिली ओम से लेकर के मेगा ओम तक के रेसिस्टर का यूज करना पड़ जाता है। तो मिली ओम तो ठीक है, छोटा मान लीजिए, और मेगा ओम या बड़ा ओम का, ज्यादा ओम का 1000 ओम का अगर हम रेसिस्टर किसी छोटे डिवाइस में यूज करें, उसका साइज बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इसलिए अगर हम किसी मेटल का अगर हम बनाए ये क्या नाम है रेसिस्टर मिली ओम या मेगा ओम का, तो वो हमारे लिए उतना कारगर नहीं होगा। और इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन रेसिस्टर का यूज करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमें 1000 ओम का रेसिस्टर बनाना है, अगर हम 1000 ओम का रेसिस्टर किसी मेटेलिक बॉडी से मेटल से बनाते हैं, तो वो लंबा जाएगा, कम से कम बहुत 1-2 किलोमीटर तो हो ही सकता, मतलब अच्छा खासा लेंथ बन जाएगा। तो ज्यादा मान लीजिए 100 मीटर बन गया, 100 मीटर लेंथ का, और लेंथ बढ़ गया, 100 मीटर लेंथ बहुत बड़ा लेंथ होता है, छोटे से मोबाइल में कहाँ आ पाएगा, तो मोबाइल का स्पेस ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कि अगर हमें किसी मेटेलिक बॉडी को हम ऐसे रेसिस्टर बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। अगर हम R को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बढ़ाना होगा हमको, L को बढ़ाना होगा, लंबाई अगर बढ़ेगी तो तभी बढ़ेगा R, रो कांस्टेंट होता है हर एक मेटल का। तो लंबाई बढ़ेगी तो वो स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करेगा, वो ठीक नहीं होगा, और हमें चाहिए छोटा, सस्ता और आसान। उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन रेसिस्टर का यूज करते हैं। कार्बन का मतलब होता है कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, कार्बन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, और इस सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टर बनाया जाता है, ये बहुत क्या होता है, सस्ता होता है। पहली बात तो क्या होता है, सस्ता होता है, और क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत माइक्रो होता है, बहुत सूक्ष्म गलत दिख रहे हैं, यह छोटा होता है। अब ये देखिए, सुनिए, पहली बात सस्ता भी हो गया, छोटा भी हो गया, ठीक है। और इनका जो रेंज होता है, इनका रेंज मिली ओम टू लेकर के 100 मेगा ओम तक का इनका रेंज होता है। तो इसलिए हम रेसिस्टर की जगह, हम किसी रेसिस्टर का जब यूज करते हैं,
इलेक्ट्रिकल डिवाइसों में मिली ओम से मेगा ओम तक के, तो वहां पर हम अपनी अपनी सुविधा को ठीक करने के लिए हम कार्बन रेसिस्टर का ही यूज करते हैं। कार्बन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसका रेसिस्टर जो इनकी खासियत ये है, ठीक है। तो इसलिए कार्बन रेसिस्टर को ज्यादा प्रेफर दिया गया। जैसे हमारे जितने भी छोटे डिवाइस होते हैं, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कंप्यूटर डिवाइसें, तो इन सारे डिवाइस में भी रेसिस्टर का यूज करते हैं। अब रेसिस्टर का अगर साइज ही बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए इतना बड़ा साइज ही हो गया 2.5 फीट का, तो 2.5 फीट का कहाँ उसमें आप ऐड करोगे। तो अब जो कार्बन का रेसिस्टर होता है वो बहुत ही सूक्ष्म एक पॉइंट में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा आसान हो, ज्यादा सक्सेस है। तो अब इनका देखते हैं कार्बन रेसिस्टर को, इनका रेसिस्टेंस कैसे। तो इनका हम इसमें देखिए कार्बन रेसिस्टर जो होते हैं इनका कुछ कलर का कोड होता है। कार्बन रेसिस्टर जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल साइज में इस तरह से होता है, सिलेंड्रिकल साइज में होता है, ये छोटा सा साइज में। और इसमें क्या होता है, बैंड, 4 बैंड बने होते हैं, 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड और 4 बैंड, ठीक है। इधर 3 बैंड होंगे, 1 बैंड इधर होगा, 1 बैंड इधर होगा। ये मान लीजिए यहां से यहां तक बैंड ए है, यहां से यहां तक बैंड बी है, यहां से यहां तक बैंड सी है। 3 बैंड यहां पर हमने बना दिया, 1 बैंड ये हो गया, दूसरा बैंड ये वाला हो गया और तीसरा बैंड ये हो गया। ये शायद नहीं ठीक से बन पा रहा है। तो ये बैंड ए है, ये वाला बीच वाला बैंड बी है, ये वाला बैंड सी है, ये वाला बैंड डी है। तो 4 बैंड होता है और चारों कलरफुल रहते हैं। चारों कलर का अपना एक कोड होता है, उस कोड पर डिसाइड किया जाता है कि ये कार्बन रेसिस्टर कितने ओम का है, ठीक है। तो उसको हम डिसाइड करने के लिए हम इसका कोड का पहले एक फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला देखिए, इनका कलर कोड का जो फॉर्मूला है वो है, लिख दे रहे हैं बी बी, क्या है, बेबी रॉय, आर ओ वाई, बेबी रॉय। ग्रेट बॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड वाइफ। तो ये इनका एक फॉर्मूला है कलर कोड को याद करने का, और कुछ नहीं है। बेबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। इस फॉर्मूले से हम कार्बन के जो कलर्स होते हैं उनके कोड को डिकोड कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखते हैं, जो यहाँ पर बेबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ है, इनका जो पहला लेटर है उसी को हम बनाते हैं फॉर्मूला। तो स्टूडेंट देखते हैं, इनका बनेगा टेबल। ये मान लीजिए हो गया कलर्स है, ये हो गया फर्स्ट डिजिट ए, सेकंड डिजिट बी, इसके बाद सी, तीसरा बैंड ए, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी, एंड लास्ट वाला बैंड डी यहां बना देंगे। तो कलर्स में पहले हम कलर्स को ही देखते हैं, इनको हम एक टेबल बना दे रहे हैं इस तरह से। टेबल से इनको आसानी से हम बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बी है, पहला बी फॉर होगा, पहला बी फॉर होगा ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन, रेड। बी फॉर ब्लैक, ब्लैक। दूसरा बी फॉर ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। तीसरा आर फॉर रेड। चौथा ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज। वाई फॉर येलो। फिर ग्रीन में जो जी है, इनको लिखेंगे पहले लेटर को, जी फॉर ग्रीन, ग्रेप, ग्रेट में ग्रीन। और इसके बाद बॉय का पहला लेटर लिखेंगे बी, बी फॉर ब्लू, ब्लू। इसके बाद वेरी में पहला लेटर लेंगे वी, वी फॉर वायलेट, वायलेट। इसके बाद गुड, गुड का पहला लिखेंगे ग्रे, ग्रे। इसके बाद डब्लू का लेंगे, वाइफ का डब्लू लेंगे, डब्लू फॉर व्हाइट, डब्लू फॉर व्हाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे सर इतने कलर्स होंगे। कलर का अगर हम नाम लिख दें, नंबरिंग कर दें, कलर 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ये 0 से स्टार्ट होगा, गलत हो गया, ये 0 से स्टार्ट होता है इनका। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इतने सारे हमारे कलर्स हो गए। और इसमें 2 कलर्स और होंगे जो होंगे, वो होंगे गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो 10वां को बना देंगे गोल्ड, गोल्ड, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद नो कलर। एक मिनट देखते हैं इसमें आ रहा है कि स्क्रीन में कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ग्रे ही तक आ रहा है। तो इस तरह से पूरा स्क्रीन पे आ रहा है।
देखिए जो BD रहे ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय हमने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले पर हम सारे कलर्स को डिकोड कर सकते हैं। जैसे B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, फिर R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, B फॉर वॉयलेट, G फॉर ग्रे, W फॉर व्हाइट। इसके बाद 3 कलर हमें और ऐड करने होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर का। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो पहला ये बैंड ए है, ये क्या है, बैंड ए है, ये बैंड बी है, बैंड सी है एंड बैंड डी है। बैंड ए जो बताता है वो फर्स्ट डिजिट को बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर के फर्स्ट डिजिट को बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसको ये पूरा सामने लिख दे रहे हैं, ये इनका बताएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा ये। ठीक है, अब जो पॉइंट जो हमारा बैंड बी है, बैंड बी ये बताएगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को। ये भी स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सी जो बताएगा ये 10 टू द पावर को बताएगा, ये होगा 10 टू द पावर 0, पहला होगा 10 टू द पावर 0, दूसरा होगा 10 टू द पावर 1, तीसरा होगा 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, फिर आएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8 एंड 10 टू द पावर 9। ये हो गया हमारा बैंड सी। अब बैंड डी जो बताता है, ये बताता है टॉलरेंस को, ये बताता है टॉलरेंस को। तो बैंड डी में यहाँ पर रहेगा जो गोल्ड है, गोल्ड बैंड डी यहाँ पर ये सारे कलर्स में नहीं होंगे, बैंड डी हमारा गोल्ड सिल्वर नो कलर का ही खाली रहेगा, इन्हीं तीनों में से बैंड डी रहेगा। तो गोल्ड के लिए आएगा प्लस माइनस टॉलरेंस जो होगा 5% होगा, सिल्वर का जो टॉलरेंस होगा वो प्लस माइनस 10% होगा, और नो कलर का जो टॉलरेंस होगा वो प्लस माइनस 20% रहेगा स्टूडेंट। ये इनका हो गया हमारा पूरा टेबल। तो इस टेबल के बिहाफ पर हम किसी भी कार्बन रेसिस्टर को हम डिकोड कर सकते हैं कि वो कार्बन रेसिस्टर कितने ओम का है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो बैंड ए है ये रेड है, बैंड बी जो है मान लीजिए ग्रीन है, ग्रीन है, और बैंड सी जो मान लेते हैं वो क्या माने, व्हाइट मान ले, व्हाइट है। ठीक है, बैंड डी मान लेते हैं गोल्ड है, गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर है। तो अब इस वाले कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना ओम होगा देखते हैं। R इज इक्वल टू, पहला बैंड ए क्या है, फर्स्ट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर का फर्स्ट डिजिट बताएगा। तो कौन सा कलर है, रेड, रेड कहां पर है, रेड ये वाला है, तो रेड कितना है 2, तो हो गया 2। दूसरा हमारा दूसरा बैंड है ग्रीन, दूसरा बैंड बी है वो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कहां पर है 5, तो इसका जो डिजिट होगा 5, 2 5 हो गया इनटू। तीसरा जो बैंड है व्हाइट, व्हाइट कहाँ है, व्हाइट, व्हाइट बताएगा इसको और 10 की 10 टू द पावर को, हो गया 10 टू द पावर 9। ठीक है, चौथा बैंड क्या है, गोल्डन, गोल्डन का टॉलरेंस कितना बताएगा, गोल्ड कलर का या गोल्डन का प्लस माइनस 5% ओम। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले पर हम सारे कोड कलर्स को डिकोड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम किसी भी कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया 3 8 इंटू 10 टू द पावर 3 ये दिया है और प्लस माइनस 10%। अब बताना है इसका बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी एंड बैंड डी, चारों बैंड का क्या क्या कलर्स है। तो इसके बिहाफ पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है ये कि एक कार्बन रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू गिवन है 38 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 10% ओम, ये गिवन है। तो इस कार्बन रेसिस्टर के चारों बैंड के कलर्स बताइए, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी एंड बैंड डी। देखिए तो पहला जो डिजिट होता है ये बताता क्या, बैंड ए को, तो पहला डिजिट 3 है, 3 कहाँ है, 3 वाला ऑरेंज, तो क्या हो गया, पहला बैंड हो गया ऑरेंज हो गया, पहला बैंड हो गया, पहला बैंड ऑरेंज कलर का हो गया। दूसरा जो बैंड बी होगा यहाँ पर, बैंड बी बताता है सेकंड डिजिट को, और बैंड बी जो यहाँ पर है कितना है 8 है, 8 कहां पर है, ग्रे, तो हो गया दूसरा बैंड हो गया ग्रे कलर का। तीसरा बताता है 10 टू द पावर को, ये सी, 10 टू द पावर यहाँ पर 3 है, तो सी वाला जो बैंड होगा 10 टू द पावर 3 3 3 ऑरेंज है, ये हो गया ऑरेंज, ऑरेंज। चौथा बताता है टॉलरेंस को, प्लस माइनस 10% है, तो प्लस माइनस 10% ये, दैट मींस चौथा हमारा डी वाला जो होगा ये होगा नो कलर, नो कलर।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो हमारा कार्बन का रेसिस्टर है, इनके चारों बैंड किस रंग के हैं, किस कलर के हैं, इनको यहाँ से डिकोड कर सकते हैं। बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी, बैंड डी। बैंड ए यहाँ पर क्या हो गया, ऑरेंज, ऑरेंज। बैंड बी क्या हो गया, ग्रे। और बैंड सी क्या हो गया, ऑरेंज। और बैंड डी क्या हो गया, नो कलर, नो कलर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे ये आज के स्लाइड में इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुए और बड़े शॉर्ट तरीके से, बड़े इफेक्टिव तरीके से। तो थैंक यू आप न्यूटन बैच ज्वाइन करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को। आप लोग इस तरह से पढ़ाई करते रहिए और सक्सेस होंगे। सक्सेस के लिए तो आपको डेडिकेट होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई देखिए कहीं से भी करिए, किसी भी सोर्स से, सोर्स हमारा कोई भी हो, बट हमें क्या करना है, हमें अपने एजुकेशन को रोकना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीपन है स्टूडेंट के लिए। और एजुकेशन ही है जिसकी वजह से हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा कर सकते हैं, अपने कद को बढ़ा सकते हैं। और कोई दूसरा रास्ता तो हमको नहीं नजर आता एजुकेशन के अलावा। हर एक फील्ड में एजुकेशन जरूरी है, कहीं भी आप जाइए। एजुकेटेड पर्सन की एक अलग वैल्यू है। एजुकेटेड पर्सन अपने आप को हर जगह पर एडजस्ट कर लेगा, अपने जगह पर ग्रो कर लेगा किसी फील्ड में। तो एजुकेशन सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट एज। थैंक यू स्टूडेंट।